Hello everyone, welcome you all to Pariksha Manthan. I am Archana Pandey and today here I'll cover the era of moderates. देखिए moderates का जो era है उसके बारे में हम समझेंगे. Moderates किनको कहते थे वो हम देखेंगे. ठीक है. साथ में हम देखेंगे कि moderates की कार्यविधि क्या थी, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, किस तरीके से अपने डिमांड्स को वो ब्रिटिशर्स जो या ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखते थे, उनकी डिमांड किस तरीके की होती थी, क्या वो पॉलिटिकल डिमांड्स थी, इकोनॉमिक डिमांड्स थी, सोशल डिमांड्स थी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स थी. ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम समझेंगे. इसके पहले हम देखते हैं कि लास्ट की क्लास में हमने क्या चीजें कवर की थी. तो देखिए वहां पे हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, ठीक है, या इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो स्थापना है वो हमने कवर किया था. ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके पीछे क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, जो हमारी आईएनसी थी वो क्यों फॉर्म हुई वो हमने देखा. ठीक है, किन्होंने कंट्रीब्यूट किया, ब्रिटिशर्स की सेफ्टी वॉल्व की थियरी हमने देखी. फिर हमने जो है लाइटनिंग, जो हमारा थंडर की थियरी थी ये भी हमने देखा, जो बिपिन चंद्र पॉल जी ने दिया था, कि हमने जो है ब्रिटिशर्स को यूज किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने के लिए. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कवर की थी. इसके बाद हमने ये भी कवर किया था कि जो हमारे मिडिल क्लास जो एजुकेटेड पीपल थे उन्होंने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया, हमने अपनी कंट्री को कैसे यूनिफाई किया. ठीक है, पैन इंडिया लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन बना. तो इन सारी बातों को हमने लास्ट के वीडियो में कवर किया था. आगे देखते हैं. अब देखिए टॉपिक टू कौन कौन से जो हेड्स को हमें कवर करना है वो हम देख लेते हैं. देखिए पहला हमारा है मॉडरेट लीडर्स. ठीक है, मॉडरेट लीडर्स के बारे में हम देखेंगे कौन कौन से मॉडरेट लीडर्स हैं, उनके बारे में हम समझेंगे. दूसरा हमारा मॉडरेट अप्रोच क्या है. ठीक है, तो ये जो लीडर्स हमारे हैं उनका अप्रोच क्या था, किस तरीके से वो काम करते थे. कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट नेशनलिस्ट. ठीक है, जो मॉडरेट नेशनलिस्ट थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है. अब कंट्रीब्यूशन में ही हम कवर करेंगे इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म. ठीक है, जो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म थी, जो साम्राज्यवाद की नीति थी, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से इकोनॉमिक क्रिटिक के रूप में ये लोग जो है सामने आए. कौन, जो हमारे मॉडरेट्स थे. कैसे इन्होंने इनको क्रिटिसाइज किया, किसको, ब्रिटिशर्स को. ड्रेन ऑल वेल्थ और जो होम चार्जेस, इन तरीके की बहुत सारी थियरीज को हम कवर करेंगे. नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एंड प्रोपेगेंडा इन लेजिस्लेचर. कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की डिमांड करते हैं. ठीक है, वो हम कवर करेंगे. कैंपेन फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म. ठीक है, हमने देखा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए इन्होंने कुछ डिमांड किया था. प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जो हमारे सिविल राइट्स हैं उनका प्रोटेक्शन करने की डिमांड थी. ठीक है, और फिर हम देखेंगे एन इवेल्युएशन ऑफ अर्ली मॉड जो नेशनलिस्ट हमारे. ठीक है, तो अर्ली नेशनलिस्ट का इवेल्युएशन करेंगे. ठीक है, कि मतलब उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, किस तरीके से उन्होंने नेशनलिज्म को बूस्ट करने में हेल्प किया, किस तरीके से उन्होंने एक सॉलिड बेस तैयार किया आगे की जो जो हमने फ्रीडम के लिए फाइट किया. ठीक है, बहुत सारे, जैसे हमने देखा कि स्टार्टिंग में जो हमारा जो डिमांड था वो पॉलिटिकल रिफॉर्म था. क्या था, पॉलिटिकल रिफॉर्म. ठीक है, कौन, यही आईएनसी ही करती है. ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉलिटिकल रिफॉर्म करती है स्टार्टिंग में. अब बिगनिंग में ही बनी है तो बिगनिंग में बड़ी बड़ी चीजों को तो मांग नहीं सकती थी, तो छोटे छोटे जो उनके जो एस्पिरेशंस थे उसको जो है उन्होंने डिमांड किया. 1905 में हम देखेंगे कि इन्होंने जो है स्वराज का मांग कर लिया, स्वराज का डिमांड कर लिया. कब, 1905 में. इसके बाद अगर आप और थोड़ा सा आगे आइए तो 1929 में इन्होंने पूर्ण स्वराज, ठीक है, पूर्ण स्वराज का डिमांड कर दिया. ठीक है, पूर्ण स्वराज का डिमांड कर दिया. इसके बाद फिर 1942 में आपको याद होगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, कि भारत छोड़ो आंदोलन. अभी स्टार्टिंग हमने कहां से की थी, हमने स्टार्टिंग की थी जो कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स थे कि थोड़ा सा सुधार किया जाए, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स दिए जाए. फिर हमने धीरे से 1905 में स्वराज की डिमांड की. 1929 में हमने पूर्ण स्वराज की बात की और अंततः 1942 में हमने क्विट इंडिया मूवमेंट की जो है को आगाज उसका छेड़ दिया. यानी कि हमने कहा कि अब सीधे हमारे देश से ही चले जाओ तुम. ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने धीरे धीरे बेस तैयार किया. तो ऐसा नहीं था कि मॉडरेट्स जो है सिर्फ पिटीशन और प्रेयर्स की बात करते थे. मॉडरेट्स धीरे धीरे, ये जो मॉडरेट है वो एक ग्राउंड तैयार करते हैं कि हम ये भी बात कहने लग जाते हैं कि अब हमारा देश छोड़ दो, हम अपना एडमिनिस्ट्रेशन, हम अपना जो हमारा पॉलिटिकल जो पूरा सिस्टम है वो हमारे अंडर कंट्रोल होना चाहिए, कोई बाहर की एलियन गवर्नमेंट उसको रूल नहीं करेगी. ठीक है ना.
तो देखिएगा कि फर्स्ट 2 डिकेड्स जो था, जो 1885 से 1905 तक, ठीक है, 1885 से 1905 का जो टाइम पीरियड है, इट इज डिस्क्राइब्ड एज द पीरियड ऑफ द पिटीशन एंड प्रेयर्स। कौन सा? पिटीशन एंड प्रेयर का पीरियड, ठीक है, यानी कि याचना का जो समय था, कि जो है रिक्वेस्ट करते थे, वो जो है टाइम पीरियड था 1905 तक, 1885 से 1905 तक, ठीक है। नंबर ऑफ डेलीगेट्स इंक्रीज्ड ईयर बाय ईयर। हर साल, जब हमने लास्ट की क्लास में क्या देखा था कि जो हमारे जो आईएनसी है उसकी बैठक जो है हर साल जो है दिसंबर में होती थी 3 दिन के लिए। और वो 3 दिन की जो बैठक थी, जैसे मान लीजिए कि आज बैठक हुई, जैसे मान लीजिए कलकत्ता में जो है सेशन होता है, सेकेंड सेशन हुआ था, आपको पता होगा, तो इसमें जो है कुछ डेलीगेट्स पार्टिसिपेट किए थे। मद्रास में होता है तीसरा सेशन, तो कुछ और लोग बढ़ते हैं। फिर उसके बाद इलाहाबाद में चौथा सेशन होता है, कुछ और लोग बढ़ेंगे, है ना। ऐसे ही बॉम्बे, कैलकाटा, नागपुर और इलाहाबाद इस तरीके से रोटेट हो रहे थे सेशंस, और नंबर ऑफ पीपल जो है ईयर बाय ईयर वो बढ़ते जा रहे थे, ठीक है। यानी कि जो बेस है, जो ग्राउंड है, लोगों से जो उनका, जो लोगों से उनका जो अटैचमेंट था, है ना, तो वो लोग जो है आईएनसी की तरफ आकर्षित हो रहे थे। और आकर्षित होने का मतलब है कि जो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की फीलिंग को बूस्ट करने में जो है कहीं ना कहीं सफल दिख रहा था, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए रोल ऑफ मासेस का क्या रोल है, ये भी हम समझेंगे कि मासेस जो है उनका क्या रोल था। एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड था, ठीक है, ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं, आगे देखते हैं। तो ये हमारे कुछ मॉडरेट्स हैं, ठीक है, मॉडरेट्स हैं। आगे हम देखेंगे, देखिए पुरानी फोटोज हैं, तो फोटोज बहुत क्लियर नहीं मिल पाएंगी। आप जब भी पुरानी कोई फोटो निकालेंगे तो थोड़ा सा जो है इस तरीके की अनक्लियर फोटो आपको दिखेंगे। तो देख लीजिए, ये हमारे सूर्यनाथ बनर्जी जी हैं, ठीक है, और ये जो है आपके हमारे तिलक जी हैं। तो इस तरीके से आप इनको देख लीजिए, ठीक है, दादा भाई नौरोजी और ये सारे लोग जो हमारे मॉडरेट्स थे। मॉडरेट लीडर्स की बात करें तो देखिए नेशनल लीडर्स लाइक दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, ठीक है, दिन शाह वाचा, डब्ल्यू सी बनर्जी और एस एन हमारे बनर्जी, ठीक है। तो ये सारे जो हमारे लीडर्स थे वो मॉडरेट लीडर्स थे। ये कुछ नाम दिया गया है, बहुत सारे लीडर्स थे जो हमारे जिन्होंने जो न्यू बनाने का काम किया था, मॉडरेट्स ने किया था। तो ये कुछ लीडर्स हैं, और डोमिनेटेड द कांग्रेस पॉलिसीज ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड। तो ये जो हमारे लीडर्स थे, यानी कि जो मॉडरेट्स थे अर्ली पीरियड में, यानी कि 1885 से 1905 में, इन्होंने डोमिनेट किया था पूरी तरीके से। कब्जा जो है वो ये मॉडरेट्स का था इस पीरियड में, ठीक है ना। ये क्या थे? ये बिलीव करते थे लिबरलाइजेशन पे, ठीक है ना, और मॉडरेट पॉलिसीज पे, यानी कि थोड़ा सा लिबरल और मॉडरेट पॉलिसीज की डिमांड करते थे। किससे? ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। इनको मॉडरेट क्यों कहा गया है? ठीक है, और कोई नाम दिया जा सकता था, लेकिन मॉडरेट क्यों कहा गया? तो इनको जो है, जो नियो नेशनलिस्ट थे, ठीक है, नियो जो नेशनलिस्ट थे, और उनको मॉडरेट से जो हमारे जो और देखिए, मॉडरेट्स टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द नियो नेशनलिस्ट, ठीक है, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है, आगे हम बात करेंगे एक्सट्रीमिस्ट से मॉडरेट को, यानी कि इनका जो था अपना अलग जो है इनकी कार्यविधि थी, इनका तरीका अलग था काम करने का। और जो एक्सट्रीमिस्ट हमारे लीडर अभी हम पढ़ेंगे जिनको, उनका तरीका अलग था। तो इसलिए इनको मॉडरेट कहा गया और उनको एक्सट्रीमिस्ट कहा गया, वो एक्सट्रीम में जाके काम करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमने मॉडरेट देख लिया। अब नेक्स्ट हमारा है मॉडरेट अप्रोच। क्या इनका अप्रोच था, कैसे ये काम किया करते थे? तो ये अप्रोच इनका हम समझेंगे। देखिए क्या है कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन की बात करते थे, ठीक है, यानी कि संवैधानिक तरीके से अपनी बात को मनवाने की जो है बात किया करते थे, कि असंवैधानिक कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो है हर एक चीज लॉ के अंदर, ठीक है, नियम और कानून के तहत हर एक चीज ये चाहते थे। ये स्लो, ऐसा नहीं था कि ये बहुत ही, अब देखिए अभी एक्सट्रीमिस्ट की बात करेंगे तो बहुत ही एग्रेसिव हुआ करते थे। उनको जो रिजल्ट होता था वो तुरंत चाहिए होता था। यहाँ पे देखिए स्लो और ऑर्डरली पॉलिटिकल जो है प्रोग्रेस की बात करते थे, कि पॉलिटिकल प्रोग्रेस हो, वो धीरे धीरे हो, स्टेप बाय स्टेप हो और ऑर्डर वाइज हो, ठीक है। अब क्या था? देखिए ये मॉडरेट्स जो है वो सोचते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं, एक्चुअली वो हमारी सिचुएशन वो अवेयर नहीं है, हमें जानते नहीं कि हमारी क्या कंडीशन है। अगर उनको पता चलेगा कि इंडियन की कंडीशन इस तरीके की है, तो बिल्कुल जो है उस पर वो ध्यान देंगे और उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इनका ये सोचना था, ठीक है। अब देखिए ये क्या करते थे, ये इन्होंने कहा कि अगर पब्लिक ओपिनियन, यानी कि बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर ये बात कहें, तो उनको समझ में आएगा कि सच में ऐसी कोई समस्या है सोसाइटी में, और उसको दूर करने की बात की जाएगी। तो इसलिए पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करने के लिए ये पिटिशंस की बात करते थे, है ना,
रेजोल्यूशंस लाते थे और मीटिंग्स किया करते थे। तो ये जो है इस तरीके से ये इनका काम करने का तरीका था। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या था कि यहाँ पे जो है इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ओपिनियन क्रिएट किया। ठीक है, हमने कहा था कि इनका एक व्यू था ये कि ब्रिटिशर्स अवेयर हो जाएंगे तो हमारी बात को समझेंगे, और इसको समझने के लिए वो मीटिंग्स किया करते थे, वो रेजोल्यूशन जो है वो साइन किया करते थे, तो और जो है पिटिशंस डाला करते थे। तो ये सारी जो है एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन जो है इन्होंने क्रिएट कर लिया था। ठीक है, एक नेशनल स्पिरिट की जो फीलिंग थी वो जो है यहाँ से क्रिएट हो रही थी, एजुकेट कर रहे थे लोगों को, यूनाइट करने की कोशिश कर रहे थे कि जो आम जनता है, जो पॉलिटिकल अपने जो पॉलिटिकल उसके जो राइट्स हैं उससे अवेयर नहीं है, तो उसको जो है जनता को अवेयर कराया जाए। ठीक है, ये परसुएट करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि जो उनकी ओपिनियंस हैं, उनके जो उनके एस्पिरेशंस हैं उसको पूरा किया जाए, रिफॉर्म को लेके आया जाए। ठीक है, और किस तरीके के रिफॉर्म्स थे अभी इकोनॉमिक स्फीयर में हम देखेंगे, हम पॉलिटिकल स्फीयर में देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्फीयर में देखेंगे, तो बहुत सारे रिफॉर्म्स की ये बात करते हैं। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने अपना बहुत सारा समय और बहुत सारा अपना जो है अपनी इनकम जो है इन्वेस्ट की है, किसमें, इसी कॉज में। ठीक है, कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, प्रेयर्स और पिटिशंस के थ्रू जो है ब्रिटिशर्स को बताया जाए कि हमारी समस्याएं क्या है, और समस्याएं जो है वो सुन ली जाए। इस कोशिश में दादा भाई नौरोजी ने बहुत समय अपना जो है ब्रिटिशर्स को यानी कि दूसरे कंट्रीज में लंदन में जाके दिया, और बहुत ज्यादा अपना इनकम जो उनका था वो भी इस पे जो है खर्च किया। ठीक है, आगे देखेंगे। अब देखिए 1980s में इट वाज डिसाइडेड टू होल्ड द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन लंदन इन 1892। ठीक है, 1892 में जो है लंदन में, अभी तक तो हमने देखा था कि 1885 में तो स्टेब्लिश हुआ था, इसके बाद जो है पहला सेशन बॉम्बे में होता है, फिर क्या होता है, फिर कलकत्ता में होता है, फिर मद्रास में होता है, और फिर इलाहाबाद में होता है। इसके बाद फिर आप देखेंगे फिर कलकत्ता में होगा और फिर नागपुर में होगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ये सब चीजें हम कवर करेंगे तो ये सब याद हो जाएगा, इसके लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। तो क्या होता है कि 1892 में इन्होंने डिसाइड किया कि 1892 में जो सेशन होगा वो लंदन में रखा जाएगा, लेकिन एक्चुअली वो होता नहीं है, पोस्टपोन हो जाता है, क्योंकि ब्रिटिश इलेक्शंस होते हैं वहां पे। ठीक है, 1891 में, तो इसलिए जो ये 92 का सेशन था वो हो नहीं पाता है, और बाद में वो फिर कभी हो भी नहीं पाता है। लेकिन डिसाइड ये किया गया था कि लंदन में, अब लंदन में क्यों सेशन, ताकि वो लोग अवेयर हो पाए, उन्हीं वहीं पे जो है हम डिसीजन लेंगे तो ये थोड़ा सा लाइमलाइट में चीजें आएंगी, और जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे जो हमारे राइट्स हैं, जो हमारे लिए रिफॉर्म जो लाना चाहिए वो लेके आएंगे। ठीक है, अब देखिए ये इनका कनेक्ट, इनका जो बिलीव था किसका, जो हमारे मॉडरेट लीडर्स थे, कि पॉलिटिकल अगर हम कनेक्शन बना के रखे ब्रिटिशर्स के साथ, तो ये इंडियन के लिए, जो इंडिया है, इंडिया के लोग हैं, उनके इंटरेस्ट के लिए, उनके फायदे की जो है बात होगी, इनके इंटरेस्ट के लिए बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, इट वॉज कंसिडर्ड टू बी appropriate to try and reform the colonial rule to be as close as the national रूल एज पॉसिबल। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो कॉलोनियल जो हमारी गवर्नमेंट है उसके हम जितना क्लोज रहेंगे, कॉलोनियल रूल के जितना क्लोज रहेंगे, उतना ही हम अपने जो हमारे नेशनलिस्टिक एस्पिरेशंस है, सेंटिमेंट्स है हमारे हैं, उनको जो है हम एक दिशा दे पाएंगे। यानी कि ये जो जो उनकी फीलिंग्स है, या जो सेंटिमेंट्स है, या जो पॉलिटिकल राइट्स है, या सिविल राइट्स हैं, ये सारी चीजें तभी पूरी होंगी जब हम एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखेंगे, किससे, ब्रिटिशर्स थे। तो ये तो इनका अप्रोच था। आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मॉडरेट नेशनलिस्ट। ठीक है, जो मॉडरेट नेशनलिस्ट होता है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अभी तो हमने देखा कि उनका अप्रोच क्या था। ठीक है, वो मॉडरेट्स कौन होते हैं, उनको मॉडरेट्स क्यों कहते हैं। ठीक है, हमने देखा था जो 20 इयर्स का जो लगभग टाइम होता है, यानी 1885 से लेके 1905 तक, ये जो पूरा टाइम होता है वो कौन जो है कवर कर रहा है, ये मॉडरेट का डोमिनेशन होता है, किस पे, आईएनसी पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस पे। लेकिन अब जो है हम कंट्रीब्यूशन की बात करें कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, इसमें मॉडरेट्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, आगे देखते हैं। तो देखिए इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ द ब्रिटिश इंपेरियलिज्म, तो ये जो हमारे जो लीडर्स थे वो क्या थे, वो इकोनॉमिक क्रिटिक्स थे। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना, अभी इकोनॉमिकली ये डिमांड इनकी कैसी होती है, देखिए डिमांड की बात करें तो ये कुछ अभी इकोनॉमिक डिमांड करेंगे। ठीक है, ये पॉलिटिकल डिमांड करेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल डिमांड में रेवेन्यू के लिए जो है रेवेन्यू रिडक्शन के लिए डिमांड करेंगे। ठीक है, कंसेशन की बात करेंगे ये। ठीक है,
नेचुरल कैलामिटी के टाइम पर रिलीफ की बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। पॉलिटिकल ऐसे ही डिमांड्स इनकी, जैसे रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल डिमांड्स की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे कहाँ पे, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, यानी कि विधान परिषद में, यानी कि सेंटर और प्रोविंसेस दोनों में ही ये जो है डिमांड करेंगे अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए। और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जुडिशरी है, यहाँ सारी चीजें जो है डिमांड करते हैं ये लोग। तो पहला हमारा जो हम कवर करने वाले हैं वो है इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, ठीक है। क्या है इकोनॉमिक क्रिटिक? देखिए द अर्ली नेशनलिस्ट लीडर बाय, देखिए जो हमारे जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, ठीक है, वो जो है लेड बाय दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, दिनशा वाचा। तो ये कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर्स थे, ठीक है, यही जो है लीड कर रहे थे और लोगों को, दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त और दिनशा वाचा। ये लोग जो है कहते हैं कि ये इकोनॉमिक क्रिटिक होते हैं, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है उनको जो है क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि ये जो हमारी इकोनॉमी है इस पे बहुत बड़ा बर्डन ये लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट डाल रहे हैं, हमारी इकोनॉमी को जो है ये खराब कर रहे हैं। कैसे? इन्होंने कहा ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन थियरी की बात की, ठीक है। ड्रेन थ्योरी क्या है? दे अपोज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेसिकली सेल्फ सफिशिएंट इंडियन इकोनॉमी इनटू कॉलोनियल इकोनॉमी। इन्होंने कहा कि ये जो हमारा धन है, वो हमारा धन लेके जो है ये पूरा जो है कैसे चले जा, कहाँ चले जा रहे हैं, ब्रिटेन में जो उसका डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, और हमारा जो पूरा जो है हमारा जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से बर्बाद कर दी जा रही है। इन्होंने कहा जो हमारी सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी थी वो जो है कॉलोनियल इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। ऑल इंडिया पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करने में कहीं ना कहीं ये सफल होते हैं, ठीक है, पूरी हद तक तो नहीं लेकिन ये सफलता मिलती है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए इन्होंने कहा कि जो हमारी जो पावर्टी है और जो हमारी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, ये कोई और इसका जो है रिस्पॉन्सिबल इसके लिए नहीं है, बल्कि जो ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, वही रिस्पॉन्सिबल है, उन्हीं की वजह से जो है पावर्टी और इकोनॉमिक जो है डिप्रीवेशन या बैकवर्डनेस जो हमारी कंट्री में है, ठीक है। आगे देखिए इकोनॉमिक क्रिटिक, और हम अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि देखिए रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू, ठीक है, लैंड रेवेन्यू जो है उसमें रिडक्शन की बात की, एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स की बात की, जो सॉल्ट टैक्स है उसको एबॉलिश किया जाए, ठीक है। जो नमक था उस पर बहुत ज्यादा कर लिया जाता था, तो नमक एक ऐसी चीज है जो हर घर में यूज होती है, ठीक है, तो उस पर जो है कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, ये इनका अपना जो है व्यू था, ये डिमांड थी, ठीक है। अब देखिए वर्किंग कंडीशन, जो प्लांटेशन लेबर्स हैं उनकी वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। मिलिट्री जो एक्सपेंडिचर है, आखिर में जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर हो रहा था वो इंडियंस के लिए तो हो नहीं रहा था, वो अपने फायदे के लिए कर रहे थे, लेकिन जो उसके एक्सपेंसेस थे वो इंडियंस के ऊपर थे, वो एक बोझ था, तो उसके एक्सपेंडिचर को कम करने की बात की इन लोगों ने। और इन्होंने कहा कि मॉडर्न इंडस्ट्री को जो है इनकरेज करिए, ठीक है, हमारे यहाँ इंडिया में भी मॉडर्न इंडस्ट्री को लगाइए, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एंड प्रोपोगेंडा इन लेजिस्लेचर, हम अभी हमने देखा इकोनॉमिक, देखा पॉलिटिकल, अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यहाँ पे जो इंडियंस हैं, ठीक है ना, इन इंडिया हैड नो रियल ऑफिशियल पावर टिल 1920, कोई जो है बहुत ज्यादा ऑफिशियल पावर नहीं थी 1920 तक, तो ये डिमांड क्या करेंगे कि पावर बढ़ाई जाए, ठीक है। तो ये जो है Imperial Legislative Council constituted by Indian Council Act 1861, 1861 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 वाज इंपॉर्टेंट बॉडी डेजिग्नेटेड टू अब देखिए क्या होता है कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ये एक इंपॉर्टेंट जो है एक बॉडी होती है, ठीक है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो इंडियन जो मेंबर्स थे उनकी संख्या बहुत कम थी, अगर हम देखें तो देखिए इन 30 इयर्स 1862 से लेके अगर हम 1892 तक देखें तो इनका जो नंबर था वो बहुत ही कम था, ठीक है ना। ओनली 45 जो इंडियंस थे वो नॉमिनेटेड टू इट, ठीक है, नॉमिनेटेड थे वो भी कितने, 45 इंडियंस, मोस्ट ऑफ देम बीइंग वेल्दी, लैंडेड एंड लॉयलिस्ट इंटरेस्ट, ठीक है। तो जो 45 लोग थे पूरे इतने बड़े भारत में, सिर्फ 45 लोग जो थे जो किसमें थे, ये जो हमारे काउंसिल के मेंबर्स थे, और वो भी बहुत कौन थे, वो जो बहुत धनी लोग थे, जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे या जो लॉयलिस्ट हुआ करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ठीक है। अब अगर देखें तो एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, हैंडफुल ऑफ द पॉलिटिकल फिगर्स एंड इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल, जैसे सर सैयद अहमद खान थे, ठीक है, क्रिस्टो दास थे, क्रिस्टोदास पाल, ठीक है, वी एन मांडिक, ठीक है, के एल नुलकर
और रास बिहारी घोष, ये सारे लोग जो है नॉमिनेट किए गए थे। ठीक है, आगे देखेंगे तो देखिए एक्सपेंशन ऑफ काउंसिल की बात करते हैं, ये रिफॉर्म की बात करते हैं और कहते हैं कि जो काउंसिल है उसका एक्सपेंशन किया जाए, उसको जो है और बढ़ाया जाए। ठीक है, रिफॉर्म ऑफ द काउंसिल, काउंसिल को और पावर दी जाए। ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल मैटर्स में भी जो है इनको पावर रहनी चाहिए। ठीक है, डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, हमने देखा कि इनकी डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए, जो हमारे फाइनेंसेस है उनके ऊपर कंट्रोल उनको मिलना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर पार्टिसिपेशन होना चाहिए इंडियंस का। तो ये सारी हमने देखी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की डिमांड कर रहे थे कौन, मॉडरेट लीडर्स। आगे देखते हैं। अब देखिए प्रोपोगेंडा इन लेजिस्लेचर, ये हमने कवर किया था, आगे कुछ और है ये हम कवर करेंगे। देखिए इसमें क्या है कि इन्होंने क्या डिमांड किया, अ मेजोरिटी ऑफ इलेक्टेड इंडियंस। ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर जो जो हमारा काउंसिल है उसमें जो है इंडियंस को इलेक्ट किया जाए। ठीक है, कंट्रोल ओवर द बजट एंड द पावर टू वोट अपॉन एंड अमेंड द बजट। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो बजट है उसके ऊपर इंडियंस का कंट्रोल होना चाहिए, वो बजट को क्या कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो, उनके ऊपर पावर हो। ठीक है, बजट की, तो ये जो है ये आपका इनका डिमांड था। दूसरा है, इन्होंने एक स्लोगन दिया था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। जब तक आप हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं देते, जब तक हम इंडियंस को आप जो है इलेक्ट नहीं करते, नंबर उनका नहीं बढ़ाते, उनको पावर नहीं देते बजट या फाइनेंशियल मैटर्स पे, तब तक कोई टैक्स नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, ये जो है सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड करने लगते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट की, हमको खुद का स्वायत्त जो है अपना गवर्नमेंट चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि नेशनलिस्ट वेयर एबल टू ट्रांसफॉर्म देयर काउंसिल इनटू फोरम्स। ठीक है, काउंसिल को जो है, जो नेशनलिस्ट लोग होते हैं, जो लोग जाते हैं इलेक्ट होके वहां पे, तो वो अपनी काउंसिल को फोरम की तरह यूज करने लगते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो है जो ग्रेवियंसेस होते हैं, जो आम जनता होती है उनके जो ग्रेवियंसेस होते हैं वो सामने लेके आते हैं। ठीक है, जो ब्यूरोक्रेसी में जो डिफिशियंसीज होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको जो है एक्सपोज करते हैं। ठीक है, क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी को, क्या करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते हैं, उनके प्रपोजल को क्रिटिसाइज करते हैं। और क्या करते हैं, बेसिक जो इकोनॉमिक इशू है उसको उठाते हैं, कि जो इकोनॉमिक इशू है उसको जो है, और जो है मुद्दा उसको गर्म करते हैं, उठाते हैं, ताकि लोगों को समझ में आए कि चल क्या रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए नेशन, एक बहुत ही नेशनल मूवमेंट, एक जो है एक वाइड मूवमेंट क्रिएट होता है लोगों के अंदर, जो है एक अवेयरनेस आती है कि जो इम्पीरियलिस्टिक रूल है वो कहीं भी किसी भी तरीके से हमारे लिए जो है फायदेमंद नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये जो मॉडरेट्स है, इन सब इन्हीं लोग का ये काम है। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट किए थे, इन्होंने पॉलिटिकल कुछ छोटे छोटे डिमांड्स की बात की थी, और अब यहाँ पे सेल्फ रूल तक आ गए हैं, ये जो है अपनी रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे, दिस हेल्प इन जनरेटिंग एंटी इंपेरियलिस्टिक सेंटिमेंट्स अमंग द पब्लिक। ठीक है, पब्लिक जनता में एंटी इंपेरियलिस्टिक सेंटिमेंट्स जो है वो जागृत होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए मॉडरेट्स कैंपेन ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स। ठीक है, कैंपेन फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करें तो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में कौन कौन से किस चीज के लिए डिमांड करते हैं। देखिए पहले इकोनॉमिक ग्राउंड की बात करें तो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स गॉट वेरी हाई इमोल्यूमेंट्स। ठीक है, जो ब्रिटिश जो ऑफिशियल्स होते हैं, यानी कि जो देखिए दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो इंडियंस होते हैं। ठीक है, इंडियंस होते हैं, और एक ब्रिटिशर्स होते हैं जो सेना में काम करते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं। ठीक है, तो जो जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनको जो है सैलरी बड़ी ज्यादा मिल जाती है, और इंडियंस के साथ बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो इस चीज के लिए इन्होंने इसके अगेंस्ट बात की। और दूसरा है पॉलिटिकल ग्राउंड्स, क्या था, सिंस सैलरीज ऑफ द ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट्स वर, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनकी सैलरी जो होती है वो किसके, वो जो इंडिया से रेवेन्यू प्राप्त होता है उसी से दी जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इकोनॉमिक ड्रेन होता है, हमारे रिसोर्सेज का ड्रेन किया जा रहा है, हमारे रिसोर्सेज को जो है ये लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये जो ड्रेन है इसको रोकने, इतनी ज्यादा ज्यादा सैलरी दी जाती थी, और वो भी हमारे हमारे जो है रेवेन्यू से। ठीक है, तो क्या इंडिया को कोई फायदा था इससे, कोई फायदा नहीं था। जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे जो काम कर रहे थे वो इंडिया के हित में तो कर भी नहीं रहे थे। ठीक है, और सैलरी भी इंडिया से लेके जा रहे हैं, तो ये जो है कहीं ना कहीं हमारे रिसोर्सेज का, जो नेशनल हमारे रिसोर्सेज थे उसका ड्रेन किया जा रहा था। अगर हम मॉरल ग्राउंड की बात करें तो देखिए इंडियंस वर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट by being kept away from the position of trust and responsibility।
ठीक है। जहां पे ट्रस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती थी वहां पे इंडियंस को नहीं रखा जाता था। तो ये कहीं ना कहीं मॉरली जो है ये सही नहीं है, एक डिस्क्रिमिनेशन जो है किया जा रहा था, और जिस तरीके से सेंटिमेंट्स जो है हमारे इंडियंस के हर्ट किए जा रहे थे, ये तो एक चलो ठीक है एक ऐसी बात हो गई। एक बहुत ही ग्राउंड लेवल पे भी जो है जो हमारे इंडियंस उनको बहुत ज्यादा सप्रेस किया जाता, तो ये मॉरल ग्राउंड पे डिमांड थी इनकी। ठीक है, कि जो जो ट्रस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी या बड़ी बड़ी जो पोस्ट है उस पर भी इंडियंस को जो है क्या किया जाए, अपॉइंट किया जाए। ठीक है, अब इन्होंने क्या डिमांड किया, सेपरेशन ऑफ जुडिशियल फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। ठीक है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन से जुडिशरी को जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया जाए। फिर क्या है, क्रिटिसिज्म ऑफ एन ऑपरेसिव एंड टायरानिक ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, जो ब्यूरोक्रेसी थी वो बहुत ज्यादा हिपोक्रेटिक थी। ठीक है, बहुत ज्यादा सप्रेसिव नेचर की थी, लोगों के डिमांड्स को सुनती नहीं थी। तो इस तरीके की ब्यूरोक्रेसी को जो है उसकी जो प्रॉब्लम्स थी उसको उजागर किया और इसको सही करने की बात की, इसमें रिफॉर्म लाने की बात की गई, जुडिशियल सिस्टम में रिफॉर्म लाने की बात की गई। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए, क्रिटिसिज्म ऑफ एन एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी, जो इनकी फॉरेन पॉलिसी थी बहुत ही एग्रेसिव थी। जैसे इन्होंने बर्मा को अनेक्स कर लिया, ठीक है, अफगानिस्तान को जो है इन्होंने अटैक किया। ठीक है, और जो है ये हम नॉर्थ वेस्ट में जो ट्राइबल्स थे, जो ट्राइब्स थे उनको जो है इन्होंने परेशान किया। तो इस तरीके की जो इनकी एग्रेसिव इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसको क्रिटिसाइज किया हमारे मॉडरेट्स ने। कॉल फॉर इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर, इन्होंने कहा देखिए ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको जो है हमारे आपने सब जो है आपकी सैलरीज जो है वो हमारे यहाँ से जा रही हैं, हमारे इंडियन को आप हाई पोस्ट पे रख भी नहीं रहे हैं। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ आप कर ही रहे हैं, अपना जो है डेवलपमेंट कर रहे हैं हमारे स्टेट पे। तो आप जो है हमारे लिए भी कुछ काम करिए, हेल्थ के लिए, सैनिटेशन के लिए, एजुकेशन पे काम करिए कुछ। ठीक है, एलिमेंट्री जो और टेक्निकल एजुकेशन पे बात करिए। ठीक है, इरिगेशन जो है प्रोवाइड करिए। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए काम करिए। ठीक है, और जो है जो कल्टीवेटर्स हैं उनको जो है सप्रेस ना किया जाए, उनको भी। और जो देखिए जमींदारी जो है उसकी वजह से जो हमारे एग्रीकल्चर जो थे या पीजेंट्स थे उनको बहुत बुरी तरीके से सप्रेस किया जाता था, तो इसके विरोध भी उन्होंने आवाज उठाई। फिर है डिमांड फॉर बेटर ट्रीटमेंट फॉर लेबर एब्रॉड। ठीक है, देखिए जैसे ब्रिटिश जो कॉलोनीज थी वो क्या थी, चाय की बागानी या फिर कॉफी वगैरह के लिए जो लोगों को लेके जाते थे। ठीक है, और वो जो है वहां पे उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे, काले गोरे का भेद। ठीक है ना, वो कभी इंडिया वापस लौटते नहीं थे, वहीं पे रह जाते थे। और जो है वो उनको सैलरी, उनकी वेजेस बहुत ही कम, इन ह्यूमन कंडीशन में वो रखे जाते थे। तो इनके लिए, इनके अगेंस्ट भी जो इन्होंने डिमांड की। आगे देखेंगे। देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स क्या था, कुछ सिविल राइट्स थी, जैसे डिफेंस ऑफ द सिविल राइट्स बिकेम इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो देखिए सिविल राइट्स को बचाना जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका था। ठीक है, अगर हम देखिए बात करें, देखिए राइट टू स्पीच की बात करते थे, राइट टू जो है हमारे जो थॉट्स हैं उनकी बात करते थे, एसोसिएशन बनाने की बात करते, और प्रेस के फ्रीडम की भी बात करते थे। ठीक है, तो आपने अभी देखा होगा कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में जो प्रेसेस थी किस तरीके से उनको जो है किस तरीके से उनको बंद किया जा रहा था, तो ये सारी चीजें आपने देखा। तो यहाँ पे जो है प्रेस के फ्रीडम की बात की गई, और साथ में हमने देखा कि जो ये जो हमारे सिविल राइट्स थे वो हमारे इंटीग्रल पार्ट हो गए, वो एक मतलब ऐसा हमारा हिस्सा हो गया जो हमारे नेशनल मूवमेंट, जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था, उस उस हर चीज में जो है सिविल राइट्स की बात की जा रही थी। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए, जब तिलक को अरेस्ट किया गया था, और या फिर जो हमारे जो नाथू ब्रदर्स थे उनको बिना ट्रायल के अरेस्ट किया गया था, तो बहुत ही मास लेवल पे प्रोटेस्ट हुआ था इसका। ठीक है, लोग अपोज कर रहे थे कि बिना ट्रायल के आप कैसे अरेस्ट कर सकते हो, तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे सिविल राइट्स थे उसी के लिए डिमांड की जा रही थी। आगे देखेंगे। अब देखिए, इवेल्युएशन अगर हम देखें, जो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट थे यानी कि जो मॉडरेट्स थे उनका इवेल्युएशन करें, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था और किस तरीके से इंडियन जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है उसको जो है बूस्ट मिलता है उनके कामों से, उसको हम समझेंगे। तो देखिए क्या है, अगर हम इवेल्युएशन करते हैं तो इन्होंने जो है नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट्स थे उनको अवेक किया, उनको जगाया। ठीक है, जो हमारे मास थे, जो हमारी जनता थी, जो हमारा जो है जो भारत के लोग थे उनको जो है जागृत किया। ठीक है, उनकी उनकी राइट्स क्या है, उनके पॉलिटिकल इकोनॉमिक उनकी जो राइट्स है, जो सोशल राइट्स हैं, ठीक है ना, वो क्या है उसको जो है परस्यू करने के लिए इनको जो है जागृत किया गया। ठीक है, दे रिप्रेजेंटेड द मोस्ट ऑपरेसिव फोर्सेस ऑफ द टाइम।
ठीक है। ये मोस्ट प्रोग्रेसिव फोर्सेस थे, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव फोर्सेस थे उस टाइम के ये लोग, ठीक है। जैसे देखिए प्रोग्रेसिव मतलब होता है, प्रोग्रेसिव एक जो है ना टर्म होता है जो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। आज हम अगर प्रोग्रेसिव है तो हो सकता है कल हम प्रोग्रेसिव ना रहें, आगे आने वाली जनरेशन ज्यादा प्रोग्रेसिव होगी और हमें बैकवर्ड कह दिया जाए। तो उस टाइम उस काल प्रोग्रेसिवनेस जो है उस समय के लिए जो है होता है, उस समय में जो हमारे मॉडरेट थे वो प्रोग्रेसिव थे, ठीक है। ये क्या था, एक कॉमन इंटरेस्ट के लिए लोगों को जो है ये एक करते हैं, इकट्ठा करते हैं। कॉमन प्रोग्राम की बात करते हैं, अगेंस्ट द कॉमन एनिमी, यानी कि एक कॉमन एनिमी है जिसके लिए हमें एक कॉमन प्रोग्राम को जो है ऑर्गेनाइज करना है, उसको कंडक्ट करना है और लोगों को उसके लिए जो है आगे आके लड़ना है। यानी कि फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, ठीक है, एक देश के जो है नागरिक होने की फीलिंग जो है यहाँ से जागृत हो रही है। इन्होंने लोगों को ट्रेन किया, क्या ट्रेन किया, ट्रेन किया कि जो हमारे जो मॉडर्न आइडियाज है उसको पॉपुलराइज किया, ट्रेन किया कि किस तरीके से पॉलिटिकल वर्क करना है, किस तरीके से अपनी डिमांड्स को आगे रखना है, ठीक है। इन्होंने एक्सपोज किया क्या, जो एक्सप्लॉइटेटिव कैरेक्टर था कॉलोनियल रूल का उसको एक्सपोज किया, ठीक है। पॉलिटिकल वर्क किस तरीके से करना है, ठीक है, क्या जो है हार्ड रियलिटीज हैं, क्या सेंटिमेंट्स है लोगों के, ठीक है, वो सारी चीजें सामने लेके आए, ठीक है। बेसिक पॉलिटिकल ट्रुथ क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें वो सामने, बेसिक पॉलिटिकल ट्रूथ दैट इंडियन शुड बी रूल्ड इन इंटरेस्ट ऑफ इंडियंस। अगर इंडिया पे राज किया जा रहा है तो वो इंडिया के हित के लिए होना चाहिए, ये एक बेसिक पॉलिटिकल ट्रूथ था। आप अपने फायदे के लिए इंडिया को कैसे राज करेंगे, तो इंडिया पे जो है अधिकार, अगर आपका गवर्नमेंट आप चला रहे हैं तो इंडिया के हित के लिए ही आप काम कर सकते हैं, अदरवाइज हमें सेल्फ गवर्नमेंट अपना जो है शासन चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये मिलिट्री या फिर मास बेस्ड नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं, है ना, लोगों को अवेयर करते हैं, और दे फेल टू वाइडन देयर डेमोक्रेटिक बेस, ठीक है। अब अगर हम एक क्रिटिसिज्म की बात करें, अगर हम देखें कि कहाँ पे ये फेल हो जाते हैं, तो देखिए ये जो मास लेवल है वहां पे पहुंच नहीं पाते, इनका बेस जो है इतना बड़ा नहीं होता, लोग बहुत कम जुड़े होते हैं। देखिए हमने बताया था कि ये मिडिल क्लास जो रिच जो एरिस्टोक्रेट होते हैं या फिर जो है आपके जमींदार थे, ठीक है, जो इलीट ग्रुप थे उनसे ये लोग आते हैं, तो इनका जो मासेस होते हैं, जो हमारी आम जनता होती है, उन तक इनका अप्रोच नहीं हो पाता ज्यादा, ठीक है। आगे देखिए रोल ऑफ मासेस, मासेस का अगर हम रोल देखें तो देखिए मॉडरेट फेज में क्या था कि नैरो सोशल बेस एंड द मासेस प्लेड पैसिव रोल, ठीक है। मासेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई ऐसा बहुत ज्यादा रोल नहीं था, रोल था बट पैसिव रोल था, क्योंकि जो है ये नैरो सोशल बेस था, सोशल बेस इनका बहुत स्ट्रांग नहीं रहा, तो ये जो है बहुत ही ज्यादा कोई ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े लेवल पे मास लेवल पे काम किया गया हो, इनका जो है बेस जो है नैरो था, ठीक है। लैक्ड पॉलिटिकल फेथ इन द मासेस, अब देखिए ये मासेस में पॉलिटिकल फेथ इनका कम था, क्या रीजन था ऐसा कि पॉलिटिकल फेथ इनका कम था मासेस में, तो देखिए इसका रीजन ये है कि दे फेल्ट दैट देयर वर न्यूमरस डिविजन्स एंड सब डिविजन्स इन द इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में कोई एक ऐसा नहीं था, वो हायरार्की थी, डिवीजन थे, उसके बाद सब डिविजन्स थे, बहुत सारी कैटेगरीज थी, बहुत सारी जो है लेयर्स थी, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो मासेस हैं वो एक्चुअली जानते नहीं है, मासेस वर जनरली इग्नोरेंट, वो जो है क्या सिचुएशन चल रही है देश में, क्या चल रहा है और किस तरीके से आगे काम करना चाहिए, क्या हमारे पॉलिटिकल राइट्स हैं, ये सब अवेयर है नहीं, तो मासेस को बहुत ज्यादा ये जोड़ने की कोशिश भी नहीं करते। कंजर्वेटिव आइडियाज एंड थॉट्स, ठीक है, इनके जो थॉट्स होते हैं वो कंजर्वेटिव, थोड़ा सा मासेस भी जो है इनको, मासेस को भी कंजर्वेटिव समझते हैं, ये सोचते हैं कि मासेस जो है जो ये आइडियोलॉजी है उसको समझने में सक्षम नहीं हो पाएगी। The moderates felt that the heterogeneous elements had first to be widened into the one nation, ठीक है, बिफोर दे एंटर इनटू द पॉलिटिकल स्फीयर। इनका ये कहना था कि अगर ये पॉलिटिकल यूनिटी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, देश को एक इकट्ठा हमने रखना है, तो पहले ये जो हेट्रोजेनस एलिमेंट्स है, यानी कि कास्ट क्रीड और ये जात पात, ये सारी चीजें खत्म करके उनको एक सूत्र में बांधना होगा, तभी जो है हम पॉलिटिकल स्फीयर में हम एक यूनिटी की कंडीशन में हम पहुंच सकते हैं, उसको हम अचीव कर सकते हैं। But they failed to realize that it was only during the freedom struggle and with political participation that these uh, diverse elements could come together, ठीक है। ये देखिए जो हमारे डाइवर्स एलिमेंट्स, कौन से डाइवर्स एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, जो हमारे मासेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो मासेस हमारे हैं, ये जो हमारा मूवमेंट होता है, फ्रीडम स्ट्रगल होता है, उसमें ही ये मासेस इकट्ठा हो पाते हैं। अब देखिए ये दो चीजें होती है, या तो आप पहले मासेस को इकट्ठा करिए और फिर फ्रीडम स्ट्रगल करिए, या फिर आप एक एक कॉमन जो है गोल के लिए मासेस को जो है उनको डाइवर्ट कर दीजिए, तब वो वहां पे जाके खुद ही एक हो जाएंगे जब उनका गोल ही एक होगा। तो इन्होंने दूसरे तरीके से सोचा, इन्होंने कहा कि पहले मासेस को एक करो, उसके बाद जो है हम उनको इन्वॉल्व करेंगे अपने इंटरनेशनल जो हमारा स्ट्रगल है उसको फाइट करने के लिए।
ठीक है। अब देखिए क्या है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द मास पार्टिसिपेशन द मॉडरेट कुड नॉट टेक मिलिटेंट पॉलिटिकल पोजीशंस अगेंस्ट द अथॉरिटीज। कोई हार्श एक्शन लेना, कोई टफ एक्शन लेना ये इनके लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इनका जो मासेस का बेस था, यानी कि जो लोग थे वो बहुत कम थे इनके में, आम जनता बहुत कम जुड़ी हुई थी। ठीक है, आगे देखिए ना, एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए ये आपका मेंस का क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड था। ठीक है, अब ये डिमांड इतनी ज्यादा इनकी बढ़ रही थी धीरे धीरे कि ये जो है सेल्फ गवर्नमेंट की बात करने लगे, ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सोशल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। तो आखिर में गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड था? तो देखिए ये जो है गवर्नमेंट होस्टाइल थी। ठीक है, गवर्नमेंट ऐसा नहीं था कि इनको सारी डिमांड्स को दे ही दे रही थी। स्टार्टिंग में जब ये डिमांड किए तो छोटे मोटे डिमांड्स को माना भी गया, उन्होंने कंसीडर किया कि चलो ठीक है, हम ही लोगों ने बनाए हैं तो इनके डिमांड्स को हम पूरा करते हैं। लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ता गया, गवर्नमेंट का जो जो एटीट्यूड था वो भी जो है मॉडरेट्स के लिए या इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए हॉस्टाइल होता गया। अब देखिए मॉडरेट मेथड्स एंड एम्फेसिस ऑन लॉयल्टी टू द ब्रिटिश क्राउन। अभी भी मॉडरेट का जो मेथड था वो क्या था, वो ब्रिटिश क्राउन की लॉयल्टी पे जो है काम करते थे, यानी ब्रिटिश क्राउन जो है उनकी लॉयल्टी के लिए, यानी कि ब्रिटिश क्राउन ही जो है हमें कोई राइट दिला सकती है। गवर्नमेंट फेल्ड टू परसुएड द कांग्रेस टू कन्फाइन इटसेल्फ टू सोशल इश्यूज। अब गवर्नमेंट का क्या काम था, गवर्नमेंट अभी हमने देखा था कि ये जो ये आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया गया था वो किस लिए बनाया गया था, कि जो छोटे मोटे इनके सोशल जो इश्यूज है वो हमको आगे बता दिया करें, और ये जो है इनका जो सेंटिमेंट है ऐसा ना हो कि उबलते उबलते बिल्कुल जो है आपका वॉल्केनो की तरह, ठीक है ना, वो फट ना जाए। लेकिन इनके जो इनका कन्फाइनमेंट था, इनको कन्फाइन नहीं कर सके, इनको सिर्फ सोशल इश्यूज तक इनको बांध के नहीं रख सके। इनकी डिमांड जो है मॉडरेट्स की दिन दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। ठीक है, कांग्रेस वाज बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्रिटिकल ऑफ द कॉलोनियल रूल। ठीक है, अब ये सेल्फ रूल की बात करते हैं, हमने देखा था 1942 में कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडिया छोड़ के भाग जाओ। और धीरे धीरे क्या होता है कि क्रिटिकल बहुत ज्यादा हो जाते हैं कॉलोनियल गवर्नमेंट के लिए, कौन, कांग्रेस। ठीक है, तो यही सब देखिए एटीट्यूड में अगर हम बात करें तो देखिए ये कहते हैं सिडीसियस ब्राह्मण्स, कहते हैं जो ब्रिटिशर्स होते हैं, लोग कहते हैं देखिए ये जो है सिडीसियस ब्राह्मण्स हैं। ठीक है, देशद्रोही ब्राह्मण है ये, डिसलॉयल बाबूज कह के इनको जो है टीज किया जाता है। और कहते हैं कि डफरिन ने कहा, डफरिन का स्टेटमेंट था, अ फैक्ट्री ऑफ सेडिशन, कांग्रेस को फैक्ट्री ऑफ सेडिशन कहा। ठीक है, गवर्नमेंट अडॉप्टेड डिवाइड एंड रूल। अब ये सब जब ये जान गए कि कांग्रेस बड़ा स्ट्रांग हो गया है, वो अपनी बात से पीछे तो हट नहीं रहा है, वो डिमांड पर डिमांड कर रहा है, ऊपर से लोगों को भी भड़का रहा है, तो इन्होंने कहा कि देखो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाओ, मॉडरेट को जो है एक्सट्रीमिस्ट से लड़ा दो, एक्सट्रीमिस्ट को मॉडरेट से लड़ा दो। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, यूनाइटेड नेशनल पैट्रियोटिक एसोसिएशन जो है एक बनाया गया था, एक ऑर्गेनाइजेशन था, इसको जो है आपका सर सैयद अहमद खान थे, राजा शिव प्रसाद थे, तो ये लोग जो है कुछ रिएक्शनरी जो एलिमेंट्स थे इनको इनकरेज किया कि कांग्रेस को काउंटर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, और इसका नाम था यूनाइटेड नेशनल पैट्रियोटिक एसोसिएशन। ठीक है, अब ये क्या था कि जो हमारे गवर्नमेंट ऑल्सो ट्राई टू डिवाइड द नेशनलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। ठीक है, और धर्म की, जाति के नाम पे इनको डिवाइड, इनको तोड़ने की बात की गई। इन्होंने कैरेट और स्टिक की पॉलिसी भी अपनाया। कैरेट मतलब क्या होता है कि गाजर रखा है, और जो है आता है कोई, मान लीजिए गधा आता है गाजर खाने के लिए, तो ये क्या करते हैं कि पहले इसको जो है गाजर देखते हैं और देख के दिखा के इनको बुलाते हैं, और जैसे ही आ जाते हैं इनको डंडा मार के भगा दिया जाता है। ठीक है, तो यानी कि हम थोड़ा बहुत कुछ कर देंगे ऐसे छोटा मोटा इनके लिए, तो ये गाजर वाला काम है कि थोड़ा सा दे देंगे, दिखा देंगे, ये लोग थोड़ा सॉफ्ट होंगे, और जैसे ही थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेंगे कि हमको और चाहिए, तो हम इनको जो है डंडे मार के भगा दिया करेंगे। तो कैरेट और जो है आपका स्टिक एंड ये जो हमारा है इनको डिवाइड करने की, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है इन्होंने फॉलो की। ठीक है, तो ये हो गया। अब इन्होंने देखिए ये मॉडरेट्स को जो है एक्सट्रीमिस्ट के अगेंस्ट इन्होंने भड़काया। ठीक है, बट द गवर्नमेंट फेल्ड टू चेक द रेजिंग टाइड ऑफ द नेशनलिज्म। इतना कुछ करने के बाद कैरेटिस्टिक की जो पॉलिसी है इनकी, या फिर इनकी डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी था, ये सब कुछ अपनाने के बाद भी गवर्नमेंट जो है फाइनली अंततः फेल हो जाती है, और जो हमारे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स होते हैं, जो हमारा जो ब्रदरहुड की फीलिंग होती है, जो यूनिटी जो आती है, उसको तोड़ नहीं पाते अंततः ये। ठीक है, आगे देखिए। तो देखिए ये मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट है, ये मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट, ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में क्या डिफरेंस है। पहले एक्सट्रीमिस्ट को समझेंगे और उसके बाद दोनों लोगों में क्या डिफरेंस है, उनकी आइडियोलॉजी कैसे है, दूसरे से अलग है, उसको हम जानेंगे। आगे देखते हैं।
अब यही है इसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, ठीक है। तो इनके जो है डिफरेंसेस को समझेंगे, इस वीडियो को अच्छे से कवर करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। इसमें हमने इसके पहले हमने कांग्रेस देखा था, उसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, अब हमने मॉडरेट्स देखा, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सट्रीमिस्ट को कवर करेंगे, और अगर पॉसिबल होगा तो एक्सट्रीमिस्ट वर्सेस जो हमारे मॉडरेट्स है वो भी इसी वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।